नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजेश कुमार पाल आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो था भारतीय संविधान में जो बहुमत की प्रणाली है, हमने उस पर वीडियो बनाया था और उसमें हमने आपको ये बताया था कि भारतीय संविधान में जो बहुमत की प्रणाली है वो 4 प्रकार की पाई जाती है। उसमें आपका पहला आता है सामान्य बहुमत, दूसरा आपका आता है पूर्ण बहुमत, तीसरा आपका आता है प्रभावी बहुमत, चौथा आपका आता है विशेष बहुमत। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जो बताया था तो उसमें हमने सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत के बारे में उदाहरण दिया था, और लेकिन उसमें ये जो चौथी प्रणाली है विशेष बहुमत की, तो इसमें मैं उदाहरण देना भूल गया था और हमारे कुछ मित्रों ने कमेंट बॉक्स में इस संबंध में शिकायत किया और फिर हमको लगा कि हाँ, वास्तव में एक भूल तो हो गई है। इसीलिए हमने आज ये निर्णय किया कि आज हम विशेष बहुमत से संबंधित जो इसके 4 कैटेगरीज हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, उससे संबंधित हम आज उदाहरण दे रहे हैं आपके सामने। और इस संबंध में मैं अपने एक मित्र आलोक वर्धन जी का उल्लेख करना चाहूँगा, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। और जब हम लोग BHU में PG कर रहे थे तो वो हमारे साथ पढ़ते थे, तो उन्होंने ही हमें इस बारे में बोला कि राजेश भाई, एक कमी रह गई कि विशेष बहुमत के संबंध में आपने उदाहरण नहीं दिया, तो हमें लगा कि हमें देना चाहिए। तो इसीलिए आज का हमारा जो ये लेक्चर है, जो ये वीडियो है, विशेष बहुमत से संबंधित उदाहरण से ही संबंधित है। तो आइए अब हम चलते हैं विशेष बहुमत से संबंधित जो कैटेगरीज हैं, उसकी जो प्रणालियां हैं, उसके संबंध में हम उदाहरण के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, जो ये विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत में 4 प्रकार के विशेष बहुमत दिखाई पड़ते हैं। उसमें से पहला आता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। अनुच्छेद 61 के अनुसार विशेष बहुमत। देखिए, ये जो अनुच्छेद 61 है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। और इसमें जो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जो प्रस्ताव होगा उसे प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करेगा। उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, और जब दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से उसे पारित करेगा, तो महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाएगा। मेरे मित्रों, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 61 में जिस महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो वो राष्ट्रपति महामहिम के ऊपर जो महाभियोग लाया जाएगा, उस संबंध में जो आधार है, आधार का जो उल्लेख है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 क्लाज 1 सब क्लाज B में किया गया है। वो आधार है संविधान का अतिक्रमण। तो संविधान का अतिक्रमण का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद
56 क्लाज 1 सब क्लाज बी में किया गया है। तो आधार है संविधान का अतिक्रमण और प्रक्रिया बताई गई है 61 में। जैसा कि हमने आपको बताया, तो जो प्रक्रिया बताई गई है 61 में, तो अब हम इससे संबंधित एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम लेते हैं कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 545, इसका 2/3। अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 3, 3 × 8 = 24, 3 × 3, 3 × 18, 3 × 18। तो इसको हम मान लेते हैं 182 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 66 लगे 2 3। तो ये लोकसभा की कुल संख्या 545, इसका 2/3 जब 3 से काटेंगे तो इतना, और 0.66 है, इसको हम 182 मान लेते हैं और गुणा 2 364। तो कम से कम लोकसभा में जो ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो वो कम से कम 364 सदस्यों द्वारा उसके समर्थन में मत दिया जाना चाहिए। ये कम से कम है, अधिकतम जितना हो सकता है वो उतना ही बेहतर रहेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित जो प्रस्ताव होगा, प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करेगा। तो लोकसभा को हम लेंगे तो उसका 2/3 364 होगा। अब ये न्यूनतम है, अगर मान लीजिए कि ये अगर 363 ही रहेगा तो ये प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। ये 364 से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ही बेहतर रहेगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे विशेष बहुमत की जो दूसरी प्रणाली है, हाँ, इस संबंध में एक चीज़ मैं बताना भूल गया। ये जो अनुच्छेद 61 में जो विशेष बहुमत बताया गया है, इसका इस्तेमाल भारतीय संविधान में सिर्फ और सिर्फ वो महामहिम से संबंधित जो महाभियोग प्रस्ताव होगा उसी संबंध में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भारत की पूरी संवैधानिक व्यवस्था में इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरी जो विशेष बहुमत प्रणाली है, अनुच्छेद 249 के अनुसार। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 249 जो है वो राज्यसभा को इस बात की शक्ति प्रदान करता है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है तब जब वह अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी। तो वो विषय राष्ट्रीय महत्व का माना जाएगा और उस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो आइए इस संबंध में हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545, इसमें 450 सदस्य उपस्थित हैं और 400 सदस्यों ने मत दिया। 400 सदस्यों ने
450 सदस्य उपस्थित हैं, उसमें से 400 सदस्यों ने मत दिया, 50 ने मतलब मतदान नहीं किया। और इसमें यदि इसका जो 2/3 होगा वो होगा 450 का 2/3, 3 × 9 3, 3 × 5 15, 150। 300। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545, उसमें से सदस्य उपस्थित हुए बैठक में 450, और 450 में 400 ने मत दिया, 50 ने मतदान नहीं किया, वो वॉकआउट कर गए। और इसका जो 2/3 होगा तो वो होगा 300। अब यहाँ पे 300 सदस्यों द्वारा समर्थन में मत दिया जाना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे दे रहे हैं 400, तो ये न्यूनतम 300 होना चाहिए। उससे जितना ज़्यादा हो जाए ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि लोकतंत्र में निर्णय लेने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप सर्वसम्मत से कोई निर्णय ले सकते हैं या बहुमत से। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत थी 300 की, और 400 सदस्यों ने समर्थन में मत दिया, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये न्यूनतम संख्या है। अगर मान लीजिए ये 299 हो जाएगा तब वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा, क्योंकि न्यूनतम 2/3 है। तो 300 की ज़रूरत है, 400 सदस्यों ने मत दिया। मित्रों, जो 249 में जो विशेष बहुमत प्रणाली बताई गई है, उसका इस्तेमाल अनुच्छेद 249 के साथ साथ अनुच्छेद 312 में भी होता है, जिसमें राज्यसभा को इस बात का अधिकार दिया गया है कि राज्यसभा किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तो इस बहुमत प्रणाली, विशेष बहुमत प्रणाली का इस्तेमाल 249 के साथ साथ अनुच्छेद 312 में भी किया जाता है। अब हम आते हैं अपने तीसरी जो विशेष बहुमत प्रणाली है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। दोस्तों, अनुच्छेद 368 में जो विशेष बहुमत प्रणाली बताई गई है, उसमें 2 कैटेगरी है। एक है कि संसद का प्रत्येक सदन उस प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। और दूसरी कैटेगरी है कि संसद अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत होगी। तो इसकी जो पहली कैटेगरी है, ये 368 की, इसके संबंध में हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा की सदस्य संख्या 545, और इसमें से 490 सदस्य उपस्थित हैं, और इस 490 में 485 ने मत दिया, और इसका 2/3
तिहाई होगा तो इसको हम मान लेते हैं 100, चूंकि ये पॉइंट में 0.33 में है तो 164 2 चौक 8 2 छक 12 328। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत प्रणाली की जो पहली कैटेगरी है उसमें ये प्रावधान है कि जो भी प्रस्ताव आएगा उसे संसद का प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3। तो ये कुल सदस्य संख्या है 545, उसमें से बैठक में 490 सदस्य उपस्थित हुए और 485 ने मत दिया। अब इसका हम 2/3 निकालेंगे तो ये आएगा 328। अब देखिए जो 328 ये नंबर है, ये पहली स्थिति क्या है कि सदन अपनी सदस्य संख्या का मतलब कुल संख्या का के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3। तो ये जो 328 ये जो नंबर है, ये जो कुल सदस्य संख्या का बहुमत है वो भी पूरा कर रहा है और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3। तो इसका जो 2/3 है वो 328 है और मत कितना दिया सदस्यों ने 485। तो ये जो है ये संख्या जो है मतलब ज़रूरत इतने की थी, इतने सदस्यों ने मत दिया। तो मतलब जो ये तीनों स्थिति है वो इसको पूरा कर रहा है। और इस बहुमत प्रणाली का जो भारतीय संविधान में जो 368 के अंतर्गत आने वाले जो भी संशोधन हैं उसमें से ज़्यादातर में इसी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। उस संशोधन को हम बात करें कि 368 के अंतर्गत जो पहली कैटेगरी है, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन 368 की कैटेगरी में आते हैं, तो 368 की कैटेगरी में आने वाले अधिकतम संशोधनों में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो 368 के अंतर्गत जो पहली कैटेगरी है। अब हम आते हैं इसकी जो अगर इसके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखें 368 की मतलब जो पहली कैटेगरी है, तो उसमें जैसे आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। तो इनको इनके पद से मतलब जो हटाने के संबंध में इनके पद से हटाने के संबंध में जिस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, तो उसमें इसी विशेष बहुमत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी विशेष बहुमत प्रणाली का इस्तेमाल करके ही इन लोगों को इनके पद से हटाया जाता है, इनके पद से इन्हें विरत किया जाता है। तो अब हम आते हैं अपनी जो विशेष बहुमत की जो चौथी प्रणाली है उस पर आते हैं। तो जो चौथी प्रणाली है वो ये प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन
अनुसमर्थन। देखिए मित्रों, इसमें जो है जो 368 के अंतर्गत जो पहली कैटेगरी है वो तो है ही है, प्लस उसी में आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी जुड़ जाता है। अगर हम इस संबंध में एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लीजिए कि लोकसभा की सदस्य संख्या 545, इसमें से 490 सदस्य उपस्थित हुए और इसमें से 480 ने मत दिया, और इसका हम 2/3 लेंगे 490 का, ये चूँकि 0.33 है तो इसलिए इसको हम ले लेते हैं 164 मान लेते हैं, गुणे 2 8, ये नंबर आया 328, और प्लस 1/2 राज्यों का अनुसमर्थन। तो हमारे कहने का आशय ये है कि इस प्रकार का जो प्रस्ताव होगा वो संसद का प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि टोटल संख्या ये, इसमें से 490 सदस्य उपस्थित हुए और 480 ने ही मतदान किया, 10 ने मतदान से इनकार कर दिया, और इसका यदि जब 2/3 लेंगे तो वो आएगा 328। तो कहने का आशय ये है कि हमें 328 मत की ही ज़रूरत थी और पड़ा 480, तो ये न्यूनतम कम से कम इतना होना चाहिए। अगर ये 327 हो जाएगा तो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। अब ये न्यूनतम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए वो उतना ही डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए अच्छा है। और प्लस जो ये राज्यों का अनुसमर्थन है, आधे राज्यों का, जैसा कि आपको मालूम है इस समय भारतीय संघ में 28 राज्य हैं, तो 28 में कम से कम आधे 14, कम से कम 14 और अधिकतम जितना हो जाए वो अच्छी बात है। और यदि हम इस कैटेगरी के अंतर्गत जो आने वाले जो प्रस्ताव हैं, मतलब वो कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं जो इस तरीके से पास किए जाते हैं, तो दोस्तों उसमें जो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है, यदि उसमें कोई भी संशोधन करना होता है तो उसमें ये जो विशेष बहुमत की जो चौथी प्रणाली है इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जैसे अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 जगह कम पड़ जा रहा है। अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 55 और भी हैं, और 7वीं
अनुसूची की सूची में बदलाव। तो जो अनुच्छेद 54 है भारतीय संविधान का, इसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, तो उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। और यदि अनुच्छेद 54 में कोई भी बदलाव किया जाएगा, कोई भी संशोधन लाया जाएगा, तो वो इसी के माध्यम से किया जाएगा। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, उसका प्रावधान किया गया है। यदि इसमें भी कोई संशोधन किया जाएगा तो इसी के माध्यम से, इसी के थ्रू किया जाएगा। अब जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, और इस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 7वीं अनुसूची की जो तीनों सूचियां हैं, यदि इसमें किसी विषय को एक अनुसूची से हटा, किसी विषय को किसी सूची से हटा करके दूसरी सूची में ले जाया जाएगा तो इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जैसे और भी कुछ प्रावधान हैं जिसमें बदलाव इसी के थ्रू किया जाएगा। और जैसे ये है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व इस अनुच्छेद में बदलाव। जैसे संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, किसी राज्य में कितनी सीटें होंगी, कितनी नहीं होंगी, तो यदि इसमें भी कोई संशोधन किया जाता है तो वो इसी के थ्रू किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, अगर अनुच्छेद 368 में भी कोई बदलाव किया जाएगा तो इसी के थ्रू किया जाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे प्रावधान हैं जो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, जो कि भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा भी है, तो संघात्मक व्यवस्था में बदलाव से संबंधित कोई भी प्रस्ताव आएगा, कोई भी संशोधन होगा तो वो इसी के थ्रू होगा, इसके अलावा और किसी माध्यम से हो ही नहीं सकता। इसीलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो विशेष बहुमत की 2 कैटेगरीज दिखाई पड़ती हैं, तो उसमें पहली कैटेगरी के अंतर्गत जो संविधान संशोधन होता है उसमें ज़्यादातर में पहली कैटेगरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जो 368 के अंतर्गत जो दूसरी कैटेगरी है उसमें जो है भारत की संघात्मक व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रावधान है, जैसा कि हमने आपके सामने कुछ लिखा है, मतलब उसी से संबंधित चीज़ें, तो इसमें कोई भी बदलाव होगा तो वो 368 प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ही होगा, इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रावधान किया गया है इसलिए किया गया है ताकि आने वाले समय में किसी का, मतलब किसी भी किसी पार्टी की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, तो सरकारें मनमानी ना कर सकें व्यवस्था के साथ, मतलब उसे छेड़छाड़ ना कर सकें, उसे किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना कर सकें। इसीलिए भारतीय संविधान में
संशोधन की जो एक पुख्ता और मुकम्मल व्यवस्था की गई है और उसे कौन सा विषय कितना इम्पोर्टेंट है और कौन सा विषय कितना महत्व रखता है, उसी आधार पर उसमें विशेष बहुमत की मतलब जो विभिन्न प्रणालियाँ बताई गई हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके पिछले लेक्चर में हमारे जो कमी रह गई थी, और जैसा कि हमने आपके सामने बताया कि हमारे एक मित्र ने विशेष रूप से हमें सूचित किया कि ये कमी रह गई है, तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि आज एक लेक्चर या एक वीडियो इसी पर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो किसी भी मतलब जो सिद्धांत है या जो भी नियम है उसका मतलब जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, मतलब उसका जो उदाहरण होता है, वो चीज़ें प्रैक्टिकल में काम कैसे करती हैं ना, तो वो जब तक सही से वो सामने नहीं आ पाती हैं तो चीज़ें फिर कायदे से समझ में नहीं आती हैं और तमाम प्रकार के कन्फ्यूजन और डाउट बने रहते हैं, तो उसमें ठीक नहीं होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और पिछले वीडियो लेक्चर में जो कमी रह गई थी उसी को दूर करने की हमने कोशिश किया है, और हम समझते हैं कि आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी और चीज़ें और क्लियर हुई होंगी, और पिछले वीडियो में जो कमी रह गई थी वो संभवतः पूरी हो गई होगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और आप सभी से ये गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप हमें सुझाव दें, क्योंकि आपके सुझाव से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।